Hey everybody, this is Tarun Kapoor starting a session on making of the constitution. अब इसमें हम पूरी सीरीज में पूरी लक्ष्मीकांत एंड अदर सोर्सेज कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन द सेशन. देखिए, अब सबसे पहला आपके सवाल मन में खड़ा होता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसकी डिमांड किसने करी थी? सबसे पहले जो एम एन रॉय जी थे, जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए कि जो हमारे इस भारत के संविधान को बना सके. तो उन्होंने इस चीज़ की एक आइडिया आया और उसके बाद आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 के अंदर ऑफिशियली इस चीज़ की डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे कि हमें एक संविधान सभा चाहिए ताकि हमारे भारत का एक संविधान बन सके. अब 1940s का टाइम था. 1940s में पूरे यूरोप का नाजी ऑक्यूपेशन चल रहा था. नाजी ऑक्यूपेशन मींस जो नाजी पार्टी थी हिटलर्स की, ठीक है, वो पूरे यूरोप को धीरे धीरे कर कर घेर रही थी और ब्रिटिशर्स को भी उसी चीज़ का डर था. और ब्रिटिशर्स ने उस डर के कारण उसमें जो वॉर स्टार्ट हुई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1940s में, ठीक है, जर्मनी का जो ऑक्यूपेशन चल रहा था, ठीक है, बाय द नाजी पार्टी, उसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया का सपोर्ट चाहते थे वॉर के अंदर. इसलिए ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उसको सभी इंडियंस को वॉर में इंक्लूड करना चाहा, ठीक है. मगर इंडियंस ने क्या डिमांड रखी? इंडियन ने सिचुएशंस का फ़ायदा उठाया. इंडिया ने कहा कि हम तभी सपोर्ट करेंगे जब जो पावर है हमारी इंटरिम गवर्नमेंट को दे दोगे तुम. जैसा कि आपको सभी को पता है, जो हमारा भारत था वो ब्रिटिश शासन में था. अब ब्रिटिश शासन से बाहर निकलना था तो हमने ये डिमांड रखी कि इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब, देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, एक जो टेम्परेरी गवर्नमेंट जो हमारे एक शासन से दूसरे शासन में पावर को ट्रांसफ़र कराए, ठीक है, ताकि पावर ट्रांसफ़र हो सके ब्रिटिश इंडिया से हमारी गवर्नमेंट के हाथ में. तो उस ट्रांजिशन को कराने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट का स्थापन किया जाएगा. तो पावर सारी की सारी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए डिमांड हो रही थी. उसके बाद क्या हुआ? अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना था? ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को किसी ना किसी तरीके से वॉर में इंक्लूड करना था. तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऑगस्ट ऑफर भेजा. ऑगस्ट ऑफर आया 8 अगस्त 1940 को, वेरी इंपॉर्टेंट डेट. वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लिनलिथ. ये हमारा अगस्त ऑफ़र लिखा है, अगस्त के महीने में था इसलिए अगस्त ऑफ़र था. और उन्होंने कहा कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाएंगे जो लोगों में से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोगों के, और सेटअप हो एक ऐसी बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सेटअप होगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, जो भारत के संविधान को बनाएगी. और साथ साथ में उन्होंने कहा कि हम जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका एक्सपेंशन करेंगे. ताकि एक्सपेंशन किस तरीके से, कि पहले क्या था कि उसमें सभी ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स थे, मगर अब उसमें हम इंडियंस को भी इंक्लूड करेंगे. और तीसरा उन्होंने एक एश्योरेंस दी कि एक माइनॉरिटीज़ को, जो कि माइनॉरिटीज़ चाह रहे थे कि आप हमारे को पावर दे दो, मगर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कोई भी अथॉरिटी नहीं देंगे जहाँ पर जो लार्ज सेक्शन है, जो लार्ज पावरफुल एलिमेंट्स हैं वहाँ के, उसको उस ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट के लिए मना करेंगे. मतलब कि वो ऐसा इन सब चीज़ों के लिए कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ को खाली पावर हम ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं जब तक पूरा का पूरा लार्ज सेक्शन, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, वो उस चीज़ को मानेंगे नहीं, हमारी शर्तों को. तो उन्होंने ये सब कुछ कहा. मगर फाइनली हुआ क्या कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, उन्होंने आज़ादी की बात तो इसमें कही नहीं. तो आईएनसी तो इस चीज़ के ऊपर टिकी हुई थी कि हमें तो पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए, डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. मगर मुस्लिम लीग क्या कह रही थी? मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट करा, वो कह रही थी कि भाई हमें तो पार्टीशन चाहिए, ठीक है. अब पार्टीशन मांग रही थी. पार्टीशन अभी जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी वो, उन्होंने इस चीज़ को ऑफ़र नहीं दिया था. तो फाइनली अगस्त ऑफ़र फेल हो गया, ठीक है. अब अगस्त ऑफ़र फेल हो गया तो अब ब्रिटिशर्स ने वॉर में इंक्लूड करने के लिए एक नया मिशन भेज दिया, क्रिप्स मिशन, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्टैफर्ड क्रिप्स. अब क्रिप्स मिशन क्या कहता है? क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम इंडिया का एक यूनियन बनाएंगे. अब मोस्टली एक एमसीक्यू आ जाता है कि कौन से मिशन के अंदर इंडिया को इंडियन यूनियन बनाने की सबसे पहले प्रपोजल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? क्रिप्स मिशन के अंदर दिया था. अब क्रिप्स मिशन में कहा कि इंडियन यूनियन विद ए डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि ऐसी स्टेट जो कि अपने कार्यों को खुद करेगी,
ठीक है, उसको ब्रिटिश सरकार की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डोमिनियन तुम्हारा स्टेटस होगा और एक यूनियन होगा, भारत का एक पूरा संघ होगा। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जब हमारी वॉर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन रखी। तीसरी कंडीशन रखी कि भाई पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल हमेशा रहेगी, जो गवर्नर जनरल थे हमारे ब्रिटिशर्स के वो रहेगी। डिफेंस है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा। देखिए बहुत तेज थे वो, उन्होंने ऐसी ऐसी कंडीशंस रखी। उन्होंने कहा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन 2 ही शर्तों पर बनेगा। पहली शर्त उन्होंने कहा कि यदि कोई भी प्रोविंस है, जैसे मान लीजिए हम आप सभी को पता है कि हमारा जब भारत था, ब्रिटिश इंडिया था, उसके अंदर कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी और साथ साथ में ब्रिटिशर्स के सरकार के अंदर भी कुछ स्टेट्स थी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी राज्य है वो अपना अलग से संविधान बनाना चाहता है वो बना सकता है। उनको ज़रूरी नहीं है कि आपके यूनियन वाला संविधान को वो फॉलो करे। ठीक है, तो पहले शर्त पे ये है कि नया संविधान तभी बनेगा कि जब आप दूसरी राज्यों के लिए राजी होगे कि वो भी अपना संविधान बना सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है और जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, उसको सेफगार्ड किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के बीच में नेगोशिएशन से। ठीक है, कि जो कुछ भी हमने पावर में क्या क्या देना है, क्या राइट्स होंगे माइनॉरिटीज़ के, वो सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और जो संविधान सभा के मेंबर्स बैठ के नेगोशिएट करेंगे। तो ये सब शर्तें थी क्रिप्स मिशन की। अब इसका क्या हुआ कि इसको भी बहुत आईएनसी लीग ने मना कर दिया। क्यों मना करा? क्योंकि इसमें भी पूरी की पूरी पावर तो दी नहीं, तो इसलिए जो आईएनसी थी वो बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तो आईएनसी ने इसको मना कर दिया कि हम नहीं फॉलो करेंगे इसे, हमें ये मंजूर नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली जो माइनॉरिटीज़ के लिए भी कुछ अच्छा नहीं था। तो मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, पार्टीशन चाह रही थी, वो भी इसमें नहीं था। तो दोनों ने फाइनली क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। अब फाइनली इसके बाद क्या करा, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन एक हाई पावर्ड मिशन था 1946 में। ठीक है, और पीएम एटले गवर्नमेंट थी जब 1940s में चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटेन। मगर अब 1946 में एटले गवर्नमेंट आ गई थी। एटले जो थे, पीएम एटले थे, उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड था, उन्होंने उधर डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया को क्विट कर देंगे। ठीक है, अब इंडिया को क्विट करने की उन्होंने बात करी। उन्होंने साथ साथ में कैबिनेट मिशन में ये प्रपोजल भेज दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, जहाँ पर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे किसके पास होंगे? यूनियन गवर्नमेंट के पास होंगे। और जितनी भी पावर्स हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को छोड़कर, वो सारी पावर्स, जितनी भी बची हुई पावर्स हैं, वो प्रोविंसेस के पास होगी। ठीक है, अब प्रोविंसेस के पास होगी तो इससे क्या उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने चाहा कि एक वीक सेंटर बने और जो जितनी भी रेजुडरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास जाएं। और उन्होंने क्या कहा कैबिनेट मिशन में कि इंटरिम गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी। साथ साथ में जो इंटरिम गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनी जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी के पर्सन्स को वोट देकर चुनेंगे। वो और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसको फॉर्मेशन करेंगे। अब जब आइडिया ऑफ पार्टीशन था वो तो रिजेक्ट करा था, जबकि मोटे मोटे तौर पर देखें, मगर मोर और लेस जो उन्होंने प्रोविंसेस को बांटा था पूरे इंडिया की, वो इस तरीके से बांटा था कि वो पार्टीशन के टॉपिक को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, कि इसलिए जो फाइनली हर तरह की मशक्क़त के कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जब एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। अब क्या हुआ, न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, जिसने हमारे देश की 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक इंटरिम गवर्नमेंट का काम करा। अब इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन था, किस तरीके से वो बनी और उसने क्या क्या काम करा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर्स की, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की 296 स्टेट मेंबर्स थे और प्रिंसली स्टेट्स के 93। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पर राजा थे, और ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब जितनी भी सीट्स बटी थी किसमें? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। ठीक है, वो सभी पॉपुलेशन के हिसाब से बटी थी। लगभग 10 लाख पर्सन्स के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव थे संविधान सभा में।
अब जितने भी सीट्स ब्रिटिश प्रोविंसेस में बटी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस कहेंगे अब, तो वो मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स के बीच में बटी हुई थी। ठीक है, कि मुस्लिम थे, सिख्स थे और जनरल, कि मुस्लिम्स में मुस्लिम्स पॉपुलेशन के हिसाब से, सिख्स को सिख्स पॉपुलेशन के हिसाब से, और जितनी भी और कैटेगरीज बच गई थी वो जनरल कैटेगरी में डाल दी गई थी। अब हमने जैसा कि पढ़ा कैबिनेट मिशन में कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम से जो रिप्रेजेंटेटिव से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहाँ से चुन गए। अब देखिए, ये आज के समय में जैसे हमारे देश में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के जो चुनाव कैसे होते हैं कि जो हमारे राज्यों की विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पर विधायक जो एमएलएज होते हैं, वो जो हमारे राज्यसभा के एमपीज होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो एमएलएज होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और वो अपने वोट डालकर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वो कहाँ पर जाते हैं, राज्यसभा में। इसी तरीके से जब हमारी संविधान सभा बन रही थी तो जो अलग अलग राज्यों की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाकर, मतलब कि जो एक कम्युनिटी के लोग जो भी थे, जैसे एमएलए जो भी होंगे, एक कम्युनिटी के लोग अपने ही एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी कम्युनिटी में से उन्होंने कहाँ भेजा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। और किस तरीके से वोट दिया, जब आज जो यूज़ करा जाता है राज्यसभा के चुनावों में भी, मैथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही मैथड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, या हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होती है, इन सभी के इलेक्शंस में यही मैथड आज भी यूज़ होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो संविधान सभा से जो विधानसभा है, जो राज्यों की विधानसभा है, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में इस तरीके से चुने गए। मगर जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ के डायरेक्टली प्रिंसली, जैसे राजा ने कहा कि मेरे राज्य से ये पर्सन आ रहा है तो उसने डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय देयर हेड्स। और उसके बाद जो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी, आधी इलेक्टेड बॉडी थी, और आधी नॉमिनेटेड थी, पार्टली, ठीक है, ये पार्टली है, पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। उसके बाद जो असेंबली थी उसमें 3 सेक्शन थे, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट, बंगाल, असम एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट इसी तरीके से बांटा है ताकि पाकिस्तान आसानी से बन जाए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा पहली मीटिंग के अंदर। लेटर उन्होंने बाद में करा, मुस्लिम लीग ने नहीं करा, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी जो कि अभी नहीं हुई थी। सचिदानंद सिन्हा जी वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट। एक बार कुछ कार्यभार संभालने के लिए उनको टेम्परेरी रूप से प्रेसिडेंट बना दिया गया, मगर फाइनली जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद V.T. Krishnamachari and H.C. Mukherjee was the Vice President of Constituent Assembly. H.V.R. Iyengar is the Secretary General of Assembly. S.N. Mukherjee ji was the Chief Draftman of the Assembly, and B.N. Roy was the Constituent Advisor. ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसा प्रस्ताव जिसके अंदर हमारे संविधान की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, किस तरह के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हम अपने सिटीजन्स को देने की कल्पना कर रहे हैं हमारे संविधान के अंदर, उसके अंदर सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, संविधान सभा के मेंबर्स ने उस चीज़ को उसके अंदर डाला कि क्या हमारे एम्स हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं। और ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका प्रस्ताव रखा और यूनानिमसली, सर्वसम्मति से सभी ने 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा माउंटबेटन प्लान। देखिए, माउंटबेटन प्लान आया, प्रोविंसेस वर टू बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स, कि जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनको इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स कह दिया गया कि वो अब बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनकी मर्जी है कि वो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करें या ना करें, या वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाएं, या वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, ये खुद से अपना राज्य स्थापित कर लें। ठीक है, सो बोथ कांग्रेस और लीग ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। माउंटबेटन प्लान 1947 में आया। और जैसे आज भी कोई भी पॉलिसी हमने लानी होती है सरकार को, तो वो पॉलिसी सरकार किस तरीके से लाती है? किसी तरह का एक्ट बनाकर,
किसी तरह की लॉ बनाकर। इसी तरीके से माउंटबेटन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लाया। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसमें यही था कि दोनों, एक राज्य पाकिस्तान होगा, एक इंडिया होगा। ठीक है, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इंडिया में जुड़ जाए, इंडिया यूनियन में जुड़ जाए, या पाकिस्तान में चला जाए, या खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे दो मेन फंक्शंस रहे हैं हमारे संविधान सभा के, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। पहला काम था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठते थे तो उसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रेसिडेंट हमने कहा है। और 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो था हमने अडॉप्ट कर लिया था, बन चुका था, उसकी लास्ट मीटिंग थी। ठीक है, एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, इसकी लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को थी। उसके बाद प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम भी करती थी हमारी संविधान सभा। देखिए जब हमारे जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, सबसे पहले इलेक्शन हमारे देश में स्वतंत्र भारत के अंदर 1951-52 में हुए थे। और उससे पहले हमारे देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी, कानून्स की ज़रूरत थी। कानून बनाने के लिए जो हमारी संविधान सभा थी वही कानून बना रही थी साथ के साथ ही, और साथ साथ में वो संविधान भी बना रही थी। तो प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है, हम बोलते हैं ना प्रोविजनल मतलब कुछ समय के लिए, जैसे हमने बात करी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट की पहले। अब प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम जब भी हमारी संविधान सभा करती थी तो उसके जो हमारे स्पीकर होते थे वो जीवी मावलंकर जी होते थे। ठीक है, जो प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम हमारी संविधान सभा ने 17 अप्रैल 1952 तक करा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अदर डिटेल्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, ये गलत लिखा है, ये हमारे उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द चेयरमैन और वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब साथ साथ में जो अदर फंक्शंस हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने करे कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, एंड प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करना। हमारे स्वतंत्र भारत का पहले हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, 24 जनवरी 1950 को तीनों काम करें हमारी संविधान सभा ने लास्ट मीटिंग वाले दिन। और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो था वो अडॉप्ट करा। और हमारे टोटल 11 सेशंस हुए। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारी संविधान सभा को लग गए हमारे संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, ये भी पेपर में आ जाता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, जिसमें एक प्रेम्बल था, मतलब वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। ये मोस्टली पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए थे। 4 ऑप्शन दे देंगे: सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन्स एंड शॉर्ट टाइटल। इसके अलावा जितने भी प्रोविजंस थे वो हमने 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स करे थे। मगर 26 नवंबर 1949 को ये प्रोविजंस एनफोर्समेंट आ गए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न मानू भी कहा जाता है, और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही अहम रोल रहा है हमारे भारत के संविधान को बनाने में। उसके बाद में आ जाता है कि भाई 26 जनवरी 1950 को जो मेजर पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उस दिन एनफोर्स हुआ, फोर्स में आया, मतलब यू कैन से हम लागू हुआ। ठीक है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी 26 जनवरी 1950 को कहते हैं, और इस दिन हम रिपब्लिक डे भी बनाते हैं। एक चीज़ रह गई थी, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाया जाता है, संविधान दिवस जिसे कहते हैं, नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। अब लास्ट हमारा एक चीज़ रह गई है कि 26 जनवरी 1950 डेट को ही क्यों चुना गया। बिकॉज इस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो था हमारे लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिसंबर 1930 में, तो उसको देखते हुए पूर्ण स्वराज डे हमारा 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र दिवस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एनफोर्समेंट डेट के रूप में। यही होते हैं हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एंड। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रेम्बल को डिस्कस करेंगे
Or if you have any doubt, you can ask in the comment section, and you can also join the Telegram group of our channel mentioned in the description box for further updates. And please do share with your friends. And if you really like my videos, please do subscribe the channel for further updates. It really motivates me. Thank you so much.